दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेरा पुनीत दानव पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी मैंने पढ़ दी थी और उसका नाम बनाया था महाबली शेरा पुनीत दानव पार्ट 1। तो आपको वो कॉमिक्स मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। महाबली शेरा का फोल्डर है उसके अंदर, तो आप उसको पढ़ लेना, तभी स्टोरी आपको पूरी समझ में आएगी। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। यहाँ तक की स्टोरी मैंने उसमें पढ़ दी है। वो मारा। फिर एक बटन के दबाते शिकंजे के साथ साथ दानव भी ऊपर उठने लगा। दानव शिकंजे से आजाद होने के लिए पूरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन शिकंजा उसके शरीर से इतनी पूरी तरह कसा हुआ था कि वह अपने हाथ हिला पाने में पूरी तरह असमर्थ था। दानव का विवश देख कमिश्नर सिन्हा प्रसन्नता से चीख उठे, वो वो वो, इसे यहाँ से जितनी दूर ले जा सकते हो ले जाओ। काला प्रेत हो सके तो इसे समुद्र में गर्क कर दो। लेकिन शायद काला प्रेत और शेरा ने मिस्टर सिन्हा की आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि शेरा काला प्रेत से कह रहा था, दानव तो फौलादी शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है, परंतु तुम इसे ले कहाँ जाओगे मित्र? कम से कम शहर से तो दूर इसे ले ही जाना होगा, ताकि यह और अधिक उत्पात न मचा सके। शहर से काफी दूर जब हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा, क्यों न इसे इसी समुद्र में डाल दें? यदि तैरना नहीं जानता होगा तो समय डूब मरेगा। ठीक है, विचार बुरा नहीं है शेरा। और फिर इसने यदि बस निकलने की कोशिश की तो दोबारा शिकंजे में जकड़ लेंगे। फिर काला प्रेत ने दानव को शिकंजे से मुक्त कर दिया और छपा। वो मरा। वह तैरना नहीं जानता, देखो डूब रहा है। हाँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि यह योजना कामयाब रही। जब दानव पूरी तरह पानी में डूब गया तो काला प्रेत ने प्रसन्नता से हेलीकॉप्टर का रुख पुनः शहर की ओर मोड़ दिया। जब लोगों को दानव की मौत का पता चलेगा तो संभव है वे समय से पहले दिवाली मना बैठे। दिवाली यह क्या होती है? गुड़। यह हमारे देश का पवित्र एवं पावन त्योहार है। इस दिन भगवान राम एक दुष्ट राक्षस रावण का वध कर अपने देश अयोध्या वापस लौटे थे, और लोगों ने पटाखे आदि छोड़कर वह दीपमाला जलाकर उनके वापस लौटने की खुशी मनाई थी। ओह। फिर काला प्रेत ने शेरा को दिवाली और उसके इतिहास के बारे में बता दिया। फिर काला प्रेत हेलीकॉप्टर में लगे ट्रांसमीटर द्वारा सैनिक अड्डे से संपर्क स्थापित कर उन्हें दानव की मौत की खबर देने लगा। हेलो हेलो मिलिट्री एयर कंट्रोल। उसके देर बाद काला प्रेत ने जैसे हेलीकॉप्टर को सैनिक हवाई अड्डे पर उतारा, कमिश्नर सिन्हा और बहुत से सैनिक अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। दानव के मरने की खबर पाकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। आप दोनों महान है मिस्टर काला प्रेत। दानव की मौत के लिए हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। फिर कमिश्नर सिन्हा व अन्य अधिकारियों ने साथ लेकर कार्यालय के एक कमरे में पहुंचे। काला प्रेत इनसे मिलिए। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक, आप सब खूनी दानव को समाप्त करने के उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। आप लोगों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें भी मिस्टर काला प्रेत, आज तक आपका नाम ही सुना था, आज आपसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। धन्यवाद। अब आपका क्या प्रोग्राम है? दानव तो समुद्र में डूबकर मर गया है। हाँ, कमिश्नर साहब ने ही आपका संदेश पाकर बताया था। दानव की मौत से हमें जहाँ अत्यंत खुशी हुई, वहां उसे न देख पाने का थोड़ा अफसोस भी हुआ। काश हम उस पर रिसर्च करने का हमें मौका मिल जाता। आप लोग अफसोस न कीजिए प्रोफेसर, दानव पर रिसर्च करने का मौका आप लोगों के अवश्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि 12 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश अवश्य समुद्र की सतह पर उभर आएगी। वेरी गुड, यह तो हम भूल ही गए थे। सहसा एक विचार कहते ही प्रथम बार शेरा बोला, काला प्रेत, एक बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर वह दानव आया कहाँ से? क्या वह प्रकृति की देन थी अथवा किसी पागल वैज्ञानिक के दिमाग की उपज? निस्संदेह काला प्रेत, यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। वो वास्तव में यह बात तो मेरे भी दिमाग से निकल गई थी, वो भी याद दिलाया तुमने। कमिश्नर साहब, क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? हाँ, लेकिन केवल इतनी कि वह सर्वप्रथम लाल नदी पार के घने जंगलों में कुछ सिपाहियों द्वारा देखा गया था, जो सेंट्रल जेल से फरार एक भयानक मुजरिम माटुंगा की वहां खोजबीन कर रहे थे। तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाल नदी पार करके उस घने जंगलों में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, मैं शेरा के साथ अभी वहां जा रहा हूँ। यदि आप लोग भी साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। हम भी तैयार हैं, चलिए। कुछ देर बाद वे सभी 2 जीपों में सवार होकर लाल नदी पार करके
घने जंगलों की ओर बढ़े चले जा रहे थे और उधर खूनी दानव समुद्र के गर्भ में नीचे और नीचे बैठता जा रहा था। बिल्कुल ऐसा स्थिति में था वह। तभी एक विशाल ऑक्टोपस ने उस पर आक्रमण किया और दोनों के मध्य भयानक युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 20 मिनट के उस भयानक युद्ध के बाद जीत खौफनाक एवं खूनी दानव की ही हुई, परंतु अभी वह ऑक्टोपस से निपटा ही था कि एक विशालकाय व्हेल मुंह फाड़े भयानक ढंग से उसकी ओर बढ़ी। पहली बार दानव उस 150 फीट की लंबी एवं विशालकाय मछली को देखकर थोड़ा घबराया और उसने उससे बचने की चेष्टा की, लेकिन वह व्हेल के मुख में जाने से बच नहीं पाया। व्हेल मछली ने उसे आसानी से निगल दिया और समुद्र तल में पहुंचकर एक लंबे चौड़े गुफानुमा पत्थरों के छिद्र में प्रविष्ट हो गई। परंतु प्रोफेसर पोंगल की मूर्खता से पुनर्जीवन पाने वाला वह असाधारण शक्ति और विचित्र एवं अद्भुत स्नायु का दानव व्हेल के पेट में पहुंचने के पश्चात भी नहीं मरा था, बल्कि जिंदा और अपने पूरे होशोहवास में था। तभी दानव की दृष्टि एक तरफ पड़े कांटेदार लोहे के लंगर पर पड़ी और फिर ठक 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 उस भारी लंगर के प्रहार से व्हेल मछली पूरी तरह छटपटा उठी, परंतु शीघ्र वह निष्प्राण होकर शांत हो गई, क्योंकि दानव ने जहाज के उस लंगर से उसका पेट फाड़ दिया था। अगले पल खूनी दानव उसके पेट से बाहर निकल आया। अब दानव एक अत्यंत ही कच्ची, ऊंची और लंबी सुरंग में था। उसमें भरा हुआ पानी उसकी कमर तक था। फिर कुछ क्षणों तक दूर टुकड़ टुकड़ इधर उधर देखने के बाद वह सुरंग में ही एक और बढ़ने लगा। कुछ देर तक लगातार उस सुरंग में चलते रहने के बाद आखिरकार सुरंग खत्म हुई और वह एक समतल मैदान में पहुंच गया। वहां पानी का नामो निशान भी नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि ऊपर नीला आकाश भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वह आकाश प्राकृतिक नहीं था, बल्कि प्रोफेसर पोंगल की तरह एक और सिरफिरे वैज्ञानिक डॉक्टर जेड के मस्तिष्क की उपज थी, जिसने वहां एक भयानक स्टेशन स्थापित किया हुआ था और विश्व को फतेह करने का सपना देख रहा था। मेरी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुके छोकरों, कल ही मैं पूरे विश्व पर एक साथ आक्रमण करूंगा। उसके बाद सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि उन पर यह आक्रमण समुद्र के गर्भ से किया गया है। हा हा हा। उसके सामने खड़े दोनों बालक कोई और नहीं, राम रहीम ही थे। दोस्तों, एक कॉमिक्स उस समय के जब राम रहीम बच्चे थे, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है इनको, राम रहीम को भी। राम रहीम काफी समय से डॉक्टर जेड की खोज कर रहे थे। डॉक्टर जेड विश्व का एक खतरनाक वैज्ञानिक मुजरिम था। उसने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से पूरे विश्व को बहुत जानी और माली नुकसान पहुंचाया था, और राम रहीम को अपने मार का काटा समझ उसने उन्हें पकड़कर अपने उसी समुद्री स्टेशन में कैद कर दिया था। तुम्हारे जीते जी तुम्हारा एक गंदा सपना कभी पूरा नहीं होगा शैतान। दुनिया को आपकी लपटों में गिरा देखने से पहले हम मर जाना पसंद करेंगे। तुम दोनों मरोगे जरूर, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं तुम्हारे जीते जी विश्व सम्राट बनने का निश्चय कर चुका हूँ। इसका कारण सिर्फ इतना है कि तुम दोनों ने मुझे काफी नुकसान किया था, इतना परेशान कि मुझे सिर छुपाने के लिए पृथ्वी छोड़कर इस समुद्र में शरण लेनी पड़ी। वर्षों समय स्टेशन को बनाने में लगा था, ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ तुम दोनों से भी बदला ले सकूं। तभी ओ यह शोर कैसा, धड़ाम, तुम जाओ और देखो क्या चक्कर है। ओके सर। सैनिक बाहर की ओर भागा, पर बाहर निकलने पर अरे बाप रे, दानव। सैनिक ने तुरंत लौटकर डॉक्टर जेड को सारी स्थिति से अवगत कराया। क्या बकते हो, इतना बड़ा इंसान यहाँ कहां से आ गया? चलो मैं देखता हूँ। डॉक्टर जेड, यदि बुरा नहीं माने तो हम भी उस 100 फुट इंसान को देखना चाहते हैं। निश्चिंत रहो, हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। ठीक है सैनिकों, ले चलो इन्हें भी। राम रहीम के साथ डॉक्टर जेड इमारत से बाहर निकला। ओ माय गॉड, आश्चर्यजनक, बिल्कुल पागल मालूम पड़ता है। हाँ। तब एक सैनिक हाफता हुआ उसके निकट पहुंचा। गजब श्रीमान, हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा। ओ, तब उस पर T-20 किरणों का प्रयोग करो जल्दी, वरना वह मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। जो आगे श्रीमान। सैनिक के जाने के बाद हा हा हा, देख लिया डॉक्टर, तुम जैसे शैतानों से निपटने के लिए कैसे भगवान एक दानव को यहाँ पर भेज दिया।
और अब मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि यह दानव ही तुम्हारा नाश करके छोड़ेगा। हा हा हा। तड़ाक, उफ, खामोश गुस्ताख। रहीम गुर्रा उठा। तुम कमीने, तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ उसने उछलकर सिर की एक जबरदस्त टक्कर डॉक्टर जेड के सीने पर दे मारी। आह, ठक। तभी वहां कई सैनिक आ पहुंचे। उन्हें देख डॉक्टर जेड बुरी तरह चीख उठा, ढूंढ डालो इस सुअर को। परंतु इससे पहले कि वे सैनिक रहीम को अपनी गनों का निशाना बना पाते, राम ने अपने स्थान से पलटते हुए भरपूर गुस्सा समीप खड़े सैनिक की कनपट्टी पर जमा दिया और फिर पलटकर डॉक्टर जेड पर छलांग लगाते हुए चिल्लाए, रहीम, तुम दोनों को संभालो, मैं इस शैतान से निपटता हूँ। आह, तुम चिंता मत करो भैया। गन के हाथ में आते ही रहीम ने उसे चलाने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई। धाएं, हा, इसे कहते जिसका जूता उसी का सिर। जबकि राम डॉक्टर जेड से उपजा हुआ था। उफ, मरा। अभी गांव विश्व हो गए भावी सम्राट, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद रहीम राम और डॉक्टर जेड की ओर घुमा। तुम अलग हट जाओ भैया, मैं इसका भी किस्सा खत्म किए देता हूँ। लेकिन जैसे राम डॉक्टर जेड को छोड़कर एक तरफ हटना और रहीम ने डॉक्टर जेड पर फायर करना चाहा। तो अगले पल, खबरदार, अब कोई हरकत मत करना वरना भून दिए जाओगे। हा हा हा। शाबाश रक्षकों, बिल्कुल ठीक मौके पर आए, ले चलो इन्हें यातना गृह में। अब मैं इन्हें ऐसी मौत मारूंगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सिगरी, तुम दोनों वह सामने जो शीशे का कांटेदार चैम्बर देख रहे हो ना, वह तुम्हारे जैसे मक्कार लोगों को यातना देने के लिए मैंने विशेष रूप से बनवाया है। अब यह यातना किस प्रकार की है यह तुम्हें भीतर जाने पर ही मालूम होगा। चलो भीतर पहुंचो। कोई चारा न देख राम रहीम खामोशी से उस शीशे के कांटेदार चैम्बर की ओर बढ़ने लगे। वो लगता है डॉक्टर हमारा कीमा बनाने के चक्कर में है। हा हा हा। घबराओ नहीं, उस दानव की लाश को देखने से पहले मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा। कोई मौका नहीं कुछ करने का। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। डॉक्टर, डॉक्टर, गजब हो गया। क्या हुआ प्रोफेसर मार्क, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? डॉक्टर, उस भयानक से दानव ने पावर स्टेशन के साथ साथ सुरक्षा किरणों के संयंत्र को भी नष्ट कर दिया है। क्या? यह तुम क्या बक रहे हो मूर्ख? मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर, यदि हम 10 मिनटों के भीतर भीतर समुद्र से बाहर नहीं निकले तो चारों से पानी को रोकने वाली अदृश्य किरणों की दीवार टूट जाएगी और हम सब यहीं डूबकर मर जाएंगे। सुनो, तुम सभी वैज्ञानिकों व अन्य लोगों को तुरंत रॉकेट लॉन्चों द्वारा समुद्र से बाहर निकल जाने का निर्देश दे दो। मैं भी अपनी लॉन्च तक पहुंचता हूँ। फिर डॉक्टर जेड सैनिकों की ओर पलटा। देर मत करो, इन दोनों को खत्म करो और निकल चलो। आपसे ले श्रीमान, हम भी आते हैं। डॉक्टर जेड जाने के लिए पलटा और ठीक उसी समय, जय बजरंग बली, संभालो यह लात। उफ, विषुम। परंतु इससे पहले डॉक्टर जेड राम रहीम पर फायर करता, दोनों ने गजब की फुर्ती के साथ सैनिकों के हाथों से छुट्टी गन व रिवॉल्वर को उठा लिया और पलक झपकने के साथ ही रहीम ने उन सभी सैनिकों का सफाया कर दिया, जबकि राम डॉक्टर जेड की कनपट्टी से रिवॉल्वर स्ट्राइक खड़ा था। खबरदार, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका डॉक्टर। अब भला इसमें है कि तुम हमारे आदेश का पालन करो। इस शैतान को क्यों जिंदा रखे हुए हो भैया? हटो, मैं झंझट भी खत्म किए देता हूँ। नहीं रहीम, यदि मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे। यहाँ से केवल यही हमें सुरक्षित निकाल सकता है। ओह, क्यों डॉक्टर, तैयार हो या करूं तुम्हें रहीम के हवाले? मैं तैयार हूँ। गुड, तो फिर चलो अपनी रॉकेट लॉन्च के अड्डे की ओर। और डॉक्टर जेड बिना ना नुकर किए उनके साथ अपने रॉकेट लॉन्च की ओर चल पड़ा। शीघ्र वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विचित्र किस्म के सैकड़ों रॉकेट खड़े थे। वैसी रॉकेट लॉन्चें थी जो जल, थल और नब्बे चल फिर और उड़ सकती थी। चूंकि सुबह वहां से निकल भागने के लिए सब में अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए किसी ने भी राम रहीम और डॉक्टर जेड की ओर ध्यान नहीं दिया। वेरी मेरी विशेष लॉन्च। ठीक है, जल्दी चलो, तुम्हारे अड्डे के तबाह होने में केवल 4 मिनट ही शेष बचे हैं। परंतु अभी वे उस विशेष लॉन्च के निकट पहुंचे ही थे कि दानव वहां आ पहुंचा और रॉकेट लॉन्चों को तहस नहस करने आरंभ कर दिया। वो अरे बापे, यह कम वक्त यहाँ बेआमरा। उप, समय नष्ट न करो डॉक्टर, जल्दी भीतर चलो वरना तुम्हारी लॉन्च भी सुरक्षित नहीं रहेगी।
अगले पल तीनों उस रॉकेट लॉन्च के भीतर थे। जल्दी से इसे स्टार्ट करो डॉक्टर, केवल 3 मिनट शेष रह गए हैं, अभी लो। जैसे रॉकेट लॉन्च स्टार्ट होकर ऊपर उठी, दानव की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह गुर्राता हुआ उस पर झपटा। गुर्र गुर्र। वह लॉन्च को तो नहीं दबो सका, लेकिन उसका पिछला हिस्सा जरूर उसके हाथ में आ गया। अगले पल वह भी उसके साथ ऊपर उड़ने लगा। स्पार्क। ठीक तभी डॉक्टर जेट का भयानक स्टेशन नष्ट होकर पानी के गर्त में समा गया। जबकि रामबीम बिल्कुल सुरक्षित थे, उनकी रॉकेट लॉन्च ठीक किसी पनडुब्बी की तरह पानी में तैरती हुई किनारे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। परंतु डॉक्टर जेट के साथ साथ वे भी इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि दुनिया का सबसे भयानक इंसान खूनी दानव उनकी लॉन्च के पिछले हिस्से से इस समय भी चिपका हुआ है। कुछ देर बाद वह देखो किनारा आ गया। ठीक है, लॉन्च को पानी से बाहर निकाल कर किनारे लगाओ। सिगरी। रहीम, पहले तुम नीचे उतरना और डॉक्टर फिर तुम उतरोगे, लेकिन ध्यान रहे किसी किस्म की चालाकी दिखाने का अर्थ होगा तुम्हारी कुत्ते जैसी मौत। तीनों रॉकेट लॉन्च से उतरकर किनारे पर पहुंचे। ओह, बाल बाल बचे। राम भैया, मुझे तो उस मददगार की मौत पर अफसोस हो रहा है, बेचारा स्टेशन के साथ ही खत्म हो गया होगा। हाँ, लेकिन हमें जीवन उसी खूनी दानों की वजह से ही मिला, वरना उसने तो हमें ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? वैसे यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर कभी जीवन में कोई अपराध नहीं करूंगा। साथ ही जितना धन तुम मुझसे मांग चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। पहले जितने अपराध किए उसकी सजा तो भुगत लो, फिर करना अपनी बकवास। रहीम, ठीक है डॉक्टर जेड, अब तुम्हारी भलाई चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने में ही है। तभी वाह वाह, अरे यह तो जिंदा बच गया, अरे बाप रे। फिर जैसे दानव उनकी ओर बढ़ा, तीनों भाग खड़े हुए। परंतु डॉक्टर जेड अचानक ही किसी चट्टान से ठोकर खाकर गिरा और अगले पल मरा, बचाओ। उफ, इसका अंत इसी के हाथों लिखा था। डॉक्टर जेड को समुद्र के किनारे फैली अनेकों चट्टानों पर पटकने के बाद दानव राम रहीम की ओर लपका, तो दोनों पूरी शक्ति से एक तरफ भाग उठे। दरलाल नदी पार करके जंगल में दानव की उत्पत्ति की खोजबीन करने के पश्चात काला प्रेत, शेरा और वैज्ञानिक आदि वापस शहर लौट रहे थे। जंगल में मौजूद टूटा फूटा प्राचीन किला और प्रोफेसर पोंगल को शत विकसित लाश को देखने के पश्चात उन्हें यह समझ देर नहीं लगी कि पोंगल की गलत औषधि से ही मत मांडुआ ने जीवित होकर दानव का रूप धारण कर लिया था। सच है, कभी कभी प्रोफेसर पोंगल जैसे इंसान प्रकृति से टक्कर लेने के चक्कर में विश्व को खतरे में डाल देते हैं। ठीक है मिस्टर काला प्रेत, प्रोफेसर की थोड़ी सी भूल ने सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की जान ले ली। सूरज डूबने ही वाला था। तभी अरे वह देखो, कौन हो सकते हैं वे लड़के? काफी बुरी तरह दौड़ रहे हैं और घबराए हुए से भी लगते हैं। शेखरी, कौन हो तुम दोनों और इस तरफ कहाँ जा रहे हो? यह रहीम है और मैं राम। यदि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो आप काला प्रेत है। शेरा को छोड़कर शायद सभी राम रहीम के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। वाह, बहादुर लड़कों, खूब मिले। बहुत सुना था तुम्हारा नाम, लेकिन तुम दोनों यहाँ कहाँ और इतने बदहवास से क्यों? सब बताऊंगा अंकल, लेकिन पहले यहाँ से जीप को हटाकर उस तरफ ले चलिए। ओह, आओ। वे जीप पर सवार हुए और काला प्रेत ने जीप को स्टार्ट कर सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पर उतार दिया। और जब तक जीप काफी दूर दिखाई देने वाले घने पेड़ों के झुरमुटों के बीच जाकर रुकती, राम उन्हें सारी कहानी सुना चुका था। वास्तव में तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मित्र डॉक्टर जेड नामक शैतान तो बेशक खत्म हो गया, लेकिन उस खूनीदानों की समस्या जो कि तो हमारे सामने फिर आ गई है, यानी वह अभी भी जिंदा है। हाँ, बस गनीमत यही है कि वह शहर की ओर न जाकर इसी दिशा में यानी जंगल की ओर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर उससे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। उस पर तो किसी हथियार का प्रभाव भी नहीं पड़ता। तभी दानव की भयानक गर्जना से आसपास का माहौल कांप उठा। गो गो, लो वह आ गया। शीघ्र ही दानव लंबे लंबे डंक भरता हुआ उनके सामने वाली सड़क से होकर लाल नदी की ओर बढ़ता चला गया। उसके चलने के ढंग से ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ कम दिखाई दे रहा है। आपका क्या विचार है प्रोफेसर शर्मा? शायद इसका कारण अंधेरा है, इसलिए वह तेजी से अपने ठिकाने की ओर बढ़ा चला जा रहा है। अंकल, क्यों न हम इसका पीछा कर यह मालूम करें कि आखिर यह जा कहाँ रहा है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं, आओ देखते हैं।
फिर जीप में सवार होकर वे दानव का पीछा करने लगे। और जब दानव लाल नदी पार कर जंगल में अदृश्य हो गया, शुक्र वह जंगल में ही गया है। लेकिन अंकल आखिर यह है क्या भला? अंकल कृपया हमें भी तो बताइए इसके बारे में। हो सकता है इसे खत्म करने का कोई तरीका हमारी समझ में आ जाए। काला प्रेत ने उन्हें खूनी दानव और प्रोफेसर पोंगल के बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया। वो तब तो इसका जिंदा रहना वास्तव में बहुत भयानक है, इसीलिए तो हम भी परेशान है राम। मुझे विश्वास है यह दानव दिन निकलने के साथ ही पुनः शहर की ओर रुख करेगा। मेरे विचार से हमें वापस लौटकर ठंडे दिमाग से इस मसले पर सोचना चाहिए। हो सकता है सुबह होने से पहले ही कोई उपयुक्त उपाय निकल आए। ठीक है। वापस लौटकर काफी विचार विमर्श करने के पश्चात मेरे दिमाग में एक उपाय आया है प्रेत अंकल। ओह, क्या उपाय? जल्दी बताओ। और जब राम ने अपनी योजना उन्हें बताई तो सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वाह, बहुत खूब राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगले दिन सुबह सारा इंतजाम पूरा हो गया। इन दोनों गुब्बारों में अत्यंत जहरीली गैस भरी है। मुझे विश्वास है कि यह गैस बेशक उसे समाप्त न कर पाए, लेकिन उसे बेहोश अवश्य कर देगी। गुड, तो फिर चलिए यहाँ से प्रस्थान करें। और काला प्रेत शेरावर राम रहीम के साथ मिलिट्री फोर्स का काफिला लाल नदी की ओर चल पड़ा। जब वह काफिला लाल नदी के निकट पहुंचा, वह खूनी दानव वही इधर ही आ रहा है। जल्दी से गुब्बारों को इसकी ओर करके छोड़ो। जहरीले गैस से भरे गुब्बारे तुरंत ही दानव की ओर छोड़ दिए गए। अब सब सांस रोक के आगे होने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे कि दानव की आदत थी हर वस्तु को तोड़ने फोड़ने की, उसने उन दोनों गुब्बारों को भी हथेलियों के बीच दबाकर फोड़ डाला। फटाक! गुब्बारों के फटते जहरीली गैस दानव के नथुनों से टकराई और वह किसी शराबी के समान झूमने लगा। फिर से गिरी वह धरती पर लुढ़क गया। वो मारा। जल्दी करो, बारूद आदि साथ ले लो, जल्दी। तुरंत मिलिट्री फोर्स ने दानव को चारों ओर से अपने घेरे में ले लिया। मरा नहीं, केवल मूर्छित है। आप अपने आदमियों के साथ टाइम बम या बारूद आदि के सीधी से लपेट दें। ठीक है। कमिश्नर सिन्हा व अन्य सैनिक मिलकर दानव के पूरे शरीर पर टाइम बम आदि फिट करने लगे। शेरा, तुम इसका मुंह खोलने में मेरी मदद करो, और राम रहीम तुम दोनों इसका मुंह खुलते ही इसके पेट में टाइम बम व बारूद भरोगे। ओके अंकल। काला प्रेत और शेरा ने पूरी शक्ति लगाकर दानव का मुंह खोला और राम रहीम जल्दी जल्दी उसके मुख में बारूद आदि भरने लगे। जल्दी करो। सिगड़ी, काम खत्म हुआ। अब सब दूर हो जाओ। ठीक 5 मिनट बाद बारूद फटेगा। और बंदूक काला प्रेत अभी अपना पाखा पूरा भी नहीं कर पाया था कि दानव चिंगाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। उफ, भागो! वाओ! किसी को भी दानव के इतनी जल्दी होश में आ जाने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए फिर एक बार दानव के हाथों अनगिनत मिलिट्री के जवानों के साथ साथ 2 वैज्ञानिक भी मारे गए। हे ईश्वर, यदि इसके पेट में पहुंचे बारूद ने भी इस पर कोई प्रभाव नहीं किया तो फिर क्या होगा? हे देवता, हमारी मदद कर। मुझे तो यह सब देखा नहीं जाता। हे दयालु मां, इस दानव का अंत करके हमारी मुश्किलें आसान कर। और ईश्वर ने जैसे उन सबकी पुकार सुन ली। ब्रूम ब्राम ब्राम। दूसरे पल दानव आखिर भयानक लपटों में गिर गया। वो मरा गया दानव काम से। हमारी योजना सफल रही और काफी देर तक जलते रहने के पश्चात दानव राख के एक बड़े ढेर में बदल गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। धन्य हो मां, तूने हमारी सुन ली। तुम बड़े दयालु हो देवता। अगले दिन जब लोगों को दानव के तबाह होने की खबर मिली तो पूरे देश में हर्षोल्लास छा गया। देश के सभी समाचार पत्रों ने काला प्रेत और शेरा के साथ साथ राम रहीम के कारनामों की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। राम रहीम द्वारा समुद्र के गर्भ में बने डॉक्टर जेड के भयानक स्टेशन की तबाही, काला प्रेत और शेरा द्वारा खूनी दानों का अंत। परंतु उस समय अपनी प्रशंसा से बेखबर काला प्रेत और शेरा के साथ साथ राम रहीम भी रायगढ़ छोड़ चुके थे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। ये अपने समय की बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स थी। जब जिसके पास भी ये कॉमिक्स होती थी वो इसको कम से कम, जैसे मुझे पढ़नी है कॉमिक्स, तो मेरे से कॉमिक्स लेता था बदले में और फिर कहता था इसको पढ़ के वापस देनी है।
तो इस कॉमिक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ एक कॉमिक्स देनी पड़ती थी सामने वाले को, परमानेंट वो उसकी हो जाएगी फिर, और तब ये कॉमिक्स पढ़ते थे ऐसे। तो अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।